नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म हो गया। आप लोगों की भारी डिमांड थी कि सर इंग्लिश का क्लास शुरू करिए, इंग्लिश ग्रामर का। तो अब हम इंग्लिश ग्रामर का क्लास शुरू करने वाले हैं, लेकिन इंग्लिश हम नहीं पढ़ाएंगे। इंग्लिश एक हमारे मित्र हैं संदीप सर, वो पढ़ाएंगे। तो जो लोग प्रतियोगी छात्र हैं, तैयारी करते हैं, खासकर एसएससी की तैयारी करते हैं या किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं या तैयारी नहीं भी करते तब भी वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज ये इंग्लिश का इंट्रोडक्शन क्लास है। अभी हमारे बाद संदीप सर का क्लास शुरू हो जाएगा, तो उनका पहला क्लास है, वो आपको बताएंगे कि आपको इंग्लिश में क्या क्या वो पढ़ाएंगे, उसका पूरा सिलेबस क्या है, किन किन लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्लास है, इसको देखिएगा। अभी जो हमारा ऐप्स बन रहा है, फिर ये क्लास ऐप्स पर भी हो जाएगी, लेकिन ये क्लास यूट्यूब पर भी और ऐप्स पर भी हर जगह बिल्कुल फ्री रहेगी। तो आपका इंग्लिश का ग्रामर पूरा कंप्लीट फ्री में करवाया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले संदीप सर के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये हमारे बहुत खास मित्र हैं, प्रयागराज के ही हैं। इन्होंने वीडियो की परीक्षा विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, इसका इन्होंने एग्ज़ाम दिया था और उसमें ये क्वालिफाई भी थे, लेकिन सरकार ने ये भर्ती ही रद्द कर दिया, जिनके कारण इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी। बाकी ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और एक कोचिंग में पढ़ाते भी हैं। तो इनका टैलेंट हमने देखा, इनके पढ़ाने की शैली हमने देखी, हमको बहुत पसंद आया। तो हमने सोचा कि ये आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। अभी क्लास समाप्त होने के बाद जैसा भी आपको महसूस होगा, अपनी भावनाओं को ज़रूर कमेंट के माध्यम से लिखिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि आप लोगों का फीडबैक क्या है, फिर उसके हिसाब से आगे की रणनीति होगी। ठीक है, चलिए इनका क्लास देखते हैं अभी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ अनुज कुमार मिश्रा और मैंने क्लियर किया है एग्ज़ाम वीडियो 2018 जो कि यूपी SSC द्वारा आयोजित था, और लगभग 5 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, एसएससी के लिए, बैंकिंग एंड रेलवे। तो आपके इस चैनल पे, जिसका नाम है न्यू लाइट विद दीपक, पर मैं इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट करूंगा। और यह जो इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास होगी, वह जो भी इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश के लिए इच्छुक छात्र हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या फिर जो क्लास हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं, उन सब के लिए यह बेनिफिशियल होगा। जिनकी भी इंग्लिश ग्रामर में रुचि है, वो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और साथ ही साथ जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है। और मैं पूरा कोर्स जो है वो 3 से 4 महीनों के अंदर मैं पूरा कोर्स आपके सामने कंप्लीट करूंगा। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि आपको ये क्लासेस पसंद आएंगी, और मैं इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि जिनको भी इंग्लिश ग्रामर से डर लगता है, वो डरते हैं, उनका भी यह जो कॉन्फिडेंस है वो निकल के बाहर आए और ये ग्रामर की क्लासेस उनको समझ में आए। तो साथियों, आइए देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें आने वाले दिनों में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट्स, यानी वर्णमाला। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? लेटर आता है, यानी अक्षर आते हैं, अक्षर, शब्द और एक वाक्य पूरा किस तरीके से बनाया जाता है। तो शब्दों का जो अक्षरों का समूह होता है उसको ही वर्णमाला कहते हैं। तो इनको अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। आप जानते हैं A to Z, ए से लेकर के जेड तक 26 जो लेटर होते हैं, इन्हीं को समूह को कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अगला है स्पेलिंग रूल्स। जब हम किसी भी शब्द की स्पेलिंग बनाते हैं तो स्पेलिंग बनाते वक्त क्या क्या रूल फॉलो होते हैं कभी। अगला है नरेशन, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। दूसरा होता है, इसमें आप देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये क्या होता है? एक्टिव वॉइस क्या होता है? इसमें कर्तृवाच्य कहते हैं इसको। ठीक है, यानी इसमें जो है कर्ता प्रधान होता है, और यहां पे इसको कहते हैं कर्मवाच्य हिंदी में। पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य, मतलब यहां पे कर्म की प्रधानता होती है, कर्म को वैल्यू दी जाती है, कर्म को आगे रखा जाता है, तो ये होता है पैसिव वॉइस। अगला है सिंथेसिस। उसके बाद आता है सिंटैक्स। इसको हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। सिंटैक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। सिंटैक्स के आगे है कंजंक्शन, यानी ये कनेक्टिंग का काम करता है। कंजंक्शन जो है वो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। इसमें भी एक चीज और आती है, प्रीपोजिशन।
जो प्रीपोजिशन है वो संबंध बताता है, किन्हीं दो शब्दों को ये भी कनेक्ट करता है, लेकिन उन दो शब्दों के बीच में क्या संबंध है ये बताता है। अगला है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इसको कहते हैं विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक यानी ये हमारी फीलिंग्स को दिखाता है। तो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जब हम कुछ फीलिंग्स अपना जाहिर करते हैं, कुछ अपना शो करते हैं फीलिंग्स को, तो उस समय इंटरजेक्शन वाले शब्द आते हैं। वहाँ पे कैसे वाक्य को बनाना होता है वो हम देखेंगे इंटरजेक्शन के अंतर्गत। इसके बाद आता है आपका लेटर, एसे और एप्लीकेशन। तो लेटर जो लिखते हैं हम, जो और निबंध लिखते हैं, एप्लीकेशन किसी को लिखते हैं, ठीक है, तो वो कैसे लिखा जाता है, क्या क्या तरीका होता है, कितने प्रकार के लेटर होते हैं, एप्लीकेशन कितने प्रकार के होते हैं, और किस लेटर को कैसे लिखा जाता है, इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं। अगला है पार्टिसिपल, जेरंड और इन्फिनिटिव। ये तीन वाक्य हैं। जब किसी भी वाक्य को इन तीनों से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए करते क्या है, जीरंड में हम आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगा के करते हैं। जैसे क्या हुआ कि जैसे सिंग हो गया, सिंग के बाद आईएनजी लगा देंगे तो ये वर्ब का चौथा फॉर्म हो जाता है। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 4। तो चौथा फॉर्म यानी आईएनजी वाला जो फॉर्म है वो चौथा फॉर्म होता है। तो जब इसको हम आईएनजी लगा करके इसको हम कर्ता बना देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट बना देते हैं। यानी वाक्य को शुरू करने के लिए अगर आईएनजी वाला शब्द पहले आ गया तो उसको बोलते हैं जीरंड। और वही वाक्य को शुरू करने के लिए पहले अगर टू आ जाए और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, यानी टू रन, ये अगर आ गया, टू के बाद अगर वर्ब आया तो उसको बोलते हैं हम इन्फिनिटिव, और जीरंड बोलते हैं आईएनजी को। और पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की तीसरी फॉर्म से शुरू करते हैं हम, यानी कि थर्ड फॉर्म। जैसे क्या होता है थर्ड फॉर्म? सिंग का क्या होता है? सिंग, संग एंड संग। तो जो ये संग होता है ये वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, ठीक है, पास्ट सेंटेंस में लगाते हैं। तो यदि तीसरे वर्ब की तीसरी फॉर्म से किसी वाक्य की शुरुआत होती है तो उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल, ठीक है। तो जीरंड में आईएनजी लगाते हैं, इन्फिनिटी में टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, और पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल। तो आर्टिकल में देखिए दोस्तों क्या है, आर्टिकल में हम मेनली देखते हैं ए, एन और द का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है, और द का यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सिंटेक्स के अंतर्गत क्या क्या आता है। सिंटेक्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है नाउन, फिर आता है प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडवर्ब, फिर आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद आता है कंजंक्शन, फिर इंटरजेक्शन। ये सारी चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो इसके आगे की हैं, ये 5 चीज़ें 6, ये भी सिंटेक्स के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रामर के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंटेक्स, क्योंकि इसका यूज हर जगह है। ये ऐसे चैप्टर्स हैं अगर आप इन पे कमांड कर लेते हो तो आप कंपटीशन एग्जाम से लेकर के आपकी जो ग्रामर की पकड़ है फिर प्लस 70% से ऊपर आप इन चीज़ों को, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सिंटेक्स में सबसे पहले क्या आता है। तो देखिए सिंटेक्स में जो सबसे पहला है वह है नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा देखिए क्या है, नाउन वह है एक इस ब्रह्मांड की, वह एक हर एक चीज जिसका एक नाम है, यानी जिसका भी वजूद है इस दुनिया में तो उसका कुछ न कुछ नाम तो जरूर ही होगा। तो जैसे हवा, क्या बोलते हैं उसको? एयर। तो नाम है, हवा है, उसका नाम है क्योंकि उसका वजूद है। ये बोर्ड है, देखिए ये क्या है? बोर्ड है। तो हम इसको चूंकि जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, यानी हर एक चीज जिसको हम जानते हैं कि इसको क्या बोला जाता है तो वो नाउन है, ठीक है। अब अगला आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है, यानी नाउन के स्थान पर जो यूज होगा वह कहते हैं प्रोनाउन। प्रो का मतलब किसी के स्थान पर, ठीक है। तो नाउन के जो स्थान पर यूज होता है शब्दों की जगह, तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो इनके जगह यूज करते हैं, इनका जगह ले लेते हैं, तो उनको बोलते हैं सर्वनाम। अगला आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का अर्थ है विशेषण। देखो नाम से ही बता रहा है कि विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला, ठीक है। यानी जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा जो शब्द, उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, यानी विशेषता बताने वाला विशेषण, ठीक है। अगला है क्रिया। क्रिया मतलब कार्य, एक्शन।
यानी वर्ब। ये क्या है? जो भी हम काम करते हैं अपने जीवन में, कार्य करते हैं, यानी एक्शन जो करते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्ब। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये भी क्या है? एक एक्शन है। टीच कर रहा हूँ आपको, सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है? एक्शन है। खाना खाना होता है, खाना खाते हैं, ये भी तो एक कार्य है, खाना खाना, ठीक है। पानी पीना, ठीक है। सोना, उठना, जागना, बैठना, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? एक कार्य है, एक्शन है, ठीक है। तो जो भी कार्य हम करते हैं उसको कहते हैं वर्ब, ठीक है। अब आता है आपका एडवर्ब, ठीक है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया विशेषण। तो यानी वर्ब की जो विशेषता बताएगा, ठीक है, वर्ब की जो विशेषता बताएगा उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब, ठीक है। इसके साथ साथ ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। तो यानी विशेषता बताने का अर्थ यह है कि जब वाक्य का निर्माण होता है तो वहां पर जो विशेषता बताने वाला शब्द है वह इससे जस्ट पहले आता है। तो वर्ब की जो विशेषता बताएगा वो इसके पहले आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एडवर्ब का जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव के पहले या वर्ब के पहले आ सकता है, ठीक है। यानी कि वर्ब की और एडजेक्टिव की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। अब प्रीपोजिशन हमने देखा है, प्रीपोजिशन मतलब ये दो शब्दों के बीच में संबंध बताता है, ठीक है। क्या बताता है? संबंध बताता है, उनको कनेक्ट करता है, जोड़ता है, और वही कार्य करता है कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन तो मेनली कनेक्टिंग का ही काम करता है। दो वाक्यों को, दो शब्दों को कनेक्ट करने का काम क्या करता है? कंजंक्शन करता है। अगला है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बोधक, सॉरी, ठीक है। उसके बाद आता है पार्टिसिपल और जिरंड और ये इन्फिनेटिव, ये हम पहले ही कर चुके हैं। क्या किया था हमने? पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब की तीसरी फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है। जिरंड में क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती है, जैसे गोइंग, सिंगिंग, ईटिंग, टीचिंग, ठीक है। इन्फिनिटी में क्या होता है? टू लगा के वर्ब की पहली फॉर्म लगा देते हैं, यानी वर्ब का जो पहला मेन फॉर्म होता है उसी को लिख देते हैं, ठीक है। जैसे टू रन, टू ईट, टू गो, ठीक है। यानी टू के बाद जस्ट ये वाले फॉर्म आ जाते हैं, यानी वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है। तो क्या होगा? उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। जब आईएनजी लगा के शुरू करते हैं तो उसको बोलते हैं जिरंड, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपल, ठीक है। आगे है आर्टिकल, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो आर्टिकल क्या है? ए, एन और द का सही यूज। तो देखिए दोस्तों, आज देखते हैं कि ग्रामर एक्चुअल में उसके डेफिनेशन क्या है, और सिंपल शब्दों में हम समझेंगे ग्रामर होता क्या है। पहले बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हमने देख लिया कि इसके भाग क्या क्या हैं, क्या क्या इसके चीज़ें, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हम इसमें अब देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको समझेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए, हिंदी में सबसे पहले हम देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी भाषा का शुद्ध, देखिए शुद्ध यहाँ पे हमने रेड से लिखा हुआ है, तो किसी भी भाषा का शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाती है। तो जो ग्रामर है यानी व्याकरण जो है, वह किसी भी भाषा का जो व्याकरण है वह यही सिखाता है कि उस विशेष यानी पर्टिकुलर जो भाषा है उसको कैसे हम शुद्ध लिख सकते हैं, बोल सकते हैं एवं पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में देखते हैं। देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या इसकी डेफिनेशन दी है कि इट इज स्टडी ऑफ साइंस ऑफ रूल्स फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स एंड कंबाइनिंग देम इनटू सेंटेंसेस। इसका मतलब देखते हैं आप। देखिए, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, तो इट इज ए स्टडी यानी ये अध्ययन है किसका? साइंस ऑफ रूल्स, यानी कुछ रूल्स हैं साइंस के अकॉर्डिंग, उस रूल्स का अध्ययन करना, उस नियमों का अध्ययन करना जो साइंस के अकॉर्डिंग है, साइंटिफिक है। अब साइंटिफिक का क्या मतलब है? साइंटिफिक का मतलब है ऑर्डर में है, एक क्रम में है, एक व्यवस्थित ढंग से। जब चीज़ों को एक हम व्यवस्थित ढंग से पढ़ते हैं, क्रम में पढ़ते हैं, तब उसे कहते हैं कि ये साइंटिफिक है, साइंस के अकॉर्डिंग है। साइंस का डिफिनीशन हम बचपन से जानते हैं, हिंदी में हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये जो साइंस है, यही डिफिनीशन हमें हर एक भाषा में लागू करनी पड़ती है। तो उस रूल्स क्यों हम उसकी स्टडी क्यों करते हैं? स्टडी ऑफ साइंस ऑफ रूल्स। तो जो रूल्स हैं वो साइंस के अकॉर्डिंग जो हैं उनका हम स्टडी करते हैं फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स, शब्द की रचना करने के लिए,
यानी कि उन नियमों से हम कुछ शब्द का निर्माण करते हैं। एंड कंबाइनिंग देम इनटू सेंटेंसेस, तो उन शब्दों से, छोटे छोटे शब्दों से हम किसका निर्माण कर सकते हैं? एक बड़े वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। और किसका यूज करके? इन साइंटिफिक रूल्स का, यानी कि जो रूल्स बनाए गए हैं या बनाने होने चाहिए किसी भी भाषा के लिए, जो साइंस के अकॉर्डिंग हो, व्यवस्थित हो, क्रम में हो, उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ग्रामर। यानी तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अंग्रेजी भाषा के भाग देख रहे हैं। तो अंग्रेजी भाषा के भाग के अंतर्गत सबसे जो पहला आता है वह ऑर्थोग्राफी, यानी अक्षर विभाग। तो ऑर्थोग्राफी का क्या अर्थ होता है? ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत हमें अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, यानी लेटर्स का ज्ञान कराया जाता है। हमें लेटर्स से परिचय कराया जाता है, जो कि बचपन से हमें कराया गया है कि सबसे पहले हम ABCD सीखते हैं ना, जेड तक, तो वही ऑर्थोग्राफी ही कहते हैं उसको। अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। अब अक्षर क्या होता है, यानी लेटर क्या होते हैं? तो लेटर ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, यानी उनके टुकड़े नहीं कर सकते। अब एक के क्या टुकड़े करोगे? BCD Z तक। अब किसी भी एक अक्षर को उठा लोगे, क्या उसके टुकड़े कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र है। एक के क्या टुकड़े होंगे? एक का कोई भाग ही नहीं, एक अकेला अपने आप में स्वतंत्र है। तो जितने भी अक्षर हों, अगर उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसको कहते हैं लेटर्स। ठीक है। फिर उन लेटर्स से मिल करके एक वर्णमाला का निर्माण होता है। वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। जब हम इन 26 अक्षरों को एक क्रम में सजाते हैं, ए से लेकर जेड तक के, तो उसको बोलते हैं वर्णमाला, यानी कि अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। तो इसके अंतर्गत दो होते हैं, एक होता है स्वर यानी वावेल, एक होता है कंसोनेंट। तो इसमें A, E, I, O, U ये 5 अक्षर जो हैं, लेटर हैं, ये स्वर कहलाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी शब्द 21 हैं वो कहलाते हैं व्यंजन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंतर्गत शब्द। शब्द क्या होते हैं? तो शब्द अक्षरों का कुछ समूह होता है जिसका कुछ अर्थ निकलता है, यानी कुछ ऐसे शब्द का मतलब, जैसे हम कुछ अक्षर आप जानते हैं कि ABCD Z तक ये अक्षर होता है, यानी अगर कुछ अक्षर निकाल के इनमें से कुछ अगर ऐसा निर्माण किया जाए, इनको ऐसे क्रम में सजाया जाए कि जिसका कुछ अर्थ निकल जाए या किसी का नाम निकल जाए। जैसे अगर हम D को लें, O को लें और G को लें, डॉग। तो देखिए, डॉग माना हम जानते हैं कुत्ता होता है। तो यानी ये अक्षर को हमने उठाया, इसको सजाया और इससे एक शब्द का निर्माण किया। तो शब्द तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक इसका कुछ अर्थ नहीं होता। देखिए, अभी अर्थ निकल आया ना, डॉग माने कुत्ता। फिर अगला कैट, CAT, कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। तो शब्द का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ होता है। जब तक उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, यानी किसी का नाम न निकले, तब तक हम ये समझेंगे कि वो शब्द नहीं कहा जाएगा। अब मैं कहूँ XYZ, ये कोई शब्द है? क्योंकि XYZ किसी का नाम नहीं है, किसी को भी हम इंग्लिश में XYZ नहीं बुलाते हैं, तो ये क्या कहा जाएगा? ये शब्द नहीं है। ठीक है। ये अक्षरों का समूह तो है लेकिन शब्द नहीं है। शब्द हम तब कहेंगे जब इसका कुछ अर्थ निकले। ठीक है। अब अगला है सिलेबल, यानी शब्दांश। तो शब्दांश क्या होता है? शब्द के जितने भाग एक सांस में पढ़े जा सकें, यानी कि जो ये शब्द है कैट या जो भी इनसे बड़ा एक शब्द बनता है, अगर एक ही शब्द बनता है तो वो कहते हैं उसको मोनोसिलेबल, यानी कि एक ही है। मोनो मतलब होता है एक। तो अगर इसके जितने भी भाग हम पढ़ सकते हैं एक सांस में, ठीक है, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश, तो ये पता है इंग्लिश, इंग्लिश, तो इंग हम एक सांस में पढ़ सकते हैं और लिस एक सांस में पढ़ सकते हैं, यानी इंग्लिश। तो ये दो हो गए। तो इसका एक भाग जो होता है इसको बोलते हैं सिलेबल, यानी कि यदि हम शब्द को तोड़ें तो इसका अर्थ क्या है कि शब्द का जो एक एक अंश निकलेगा उसे हम कहते हैं शब्दांश, यानी कि सिलेबल। और हर एक शब्द को हम एक सांस में पढ़ सकते हैं, यानी हर एक सिलेबल को, जो शब्द का भाग है, शब्दांश है, उसको हम एक सांस में पढ़ सकते हैं, एक ही सांस में इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी और फुल, ठीक है, इंग्लिश, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको जितने भाग में हम तोड़ सकते हैं और हर एक भाग को कहते हैं सिलेबल। ठीक है। अब है वाक्यांश, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है दोस्तों? देखिए, फ्रेज का मतलब क्या है कि शब्दों का वह समूह जो कुछ अर्थ देता है परंतु पूरा अर्थ नहीं देता, यानी उसका आपको मतलब तो समझ में आएगा लेकिन क्या पूरा कहना क्या चाहता है ये समझ में नहीं आएगा, तो वो कहते हैं फ्रेज। जैसे इन द रूम,
यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, कमरे में। लेकिन कमरे में क्या, कमरे में तो अर्थ है इसका अर्थ है इन द रूम, यानी कमरे में है। तो कमरे में क्या है, जब तक पूरा वाक्य हम नहीं बोलेंगे तब तक हम इसका पूरा अर्थ नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शब्दों का वह समूह जो कुछ अर्थ तो देता है परंतु पूरा अर्थ नहीं देता है। अगला एग्जाम्पल, इन द क्लास, कक्षा में। तो कक्षा में क्या, अब जब आपको बोला जाए कि हाँ कक्षा में बच्चे हैं, कक्षा में तो ये मार्कर भी है, कक्षा में तो बोर्ड भी है, तो जब तक हमें पूरा वाक्य नहीं कहा जाएगा तब तक हम उसे कहेंगे वाक्यांश। क्या कहेंगे, वाक्यांश। यानी पूरे वाक्य का एक टुकड़ा है, एक छोटा सा अंश है, अंश माने भाग। तो वाक्यांश क्या है कि जो अर्थ देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है, यानी इन द रूम, इन द क्लासरूम, ठीक है, कुछ भी ऐसा आप एग्जांपल्स ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपकी आज ये पहली क्लास थी। क्लास आपको जैसी भी लगी आप इसका कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।